आज हम देखने जा रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन। ठीक है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन से मेरा मतलब ये है कि कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं और कौन से इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हो रहा है। तो इससे आपको बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग होगी हिस्ट्री की, कि आपको जब भी हिस्ट्री पढ़नी है तो अगर आपने कोई टर्म सुनी, जैसे आपने सुना कि मुगल्स हैं तो उनका रूल चल रहा है, तो आपको एक जनरल आइडिया ये पता चल जाएगा कि मुगल्स में जो डेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ शुरू हो रही हैं और कहाँ ख़त्म हो रही हैं। और दूसरा ये आपको फ़ायदा होगा कि मुगल्स से पहले कौन सी डायनेस्टीज़ हैं जो मेजर हैं, है ना, पावर में है, मुगल्स के बाद कौन कौन से रूलर्स हैं, है ना। और ऐसा सिर्फ मुगल्स के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स हैं और कुछ बड़ी, जैसे दिल्ली सल्तनत है, तो ऐसे बड़े छोटे रूलर्स को मिला करके बहुत सारे रूलर्स हैं। तो उन सब की एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि कौन सा रूलर कब आ रहा है, कब तक उसका रूल रहा, क्या रीजंस रहे, उसको किसने सक्सीड किया, उसके बाद कौन आया, उससे पहले कौन था। तो ये जनरल आइडिया आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। ठीक है। आई विल ट्राई टू कवर अप द होल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया इन दिस टाइमलाइन। ठीक है। तो बेसिकली आपको एक तो डेट्स मिल जाएंगी, तो आपका एमसीक्यू लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके काफ़ी सारे इस एक वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की हमारे पास टाइमलाइन आज हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। 700 से लेकर के 1707 तक ब्रॉड पीरियड है मेडिवल इंडिया, जिसको हम मानते हैं। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो वो शुरू होता है फ्रॉम 7th सेंचुरी, दैट इज़ फ्रॉम 700, और वो तकरीबन 707 तक आ जाता है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद 1757 में होगी आपकी बैटल ऑफ प्लासे। बैटल ऑफ प्लासे के बाद क्या होगा कि आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक मेजर पावर बन जाएगी इंडिया के अंदर। ठीक है। वो एक बहुत पावरफुल हम कह सकते हैं यूनिट बन जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद से जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उसकी हिस्ट्री चालू होगी, मतलब चालू तो नहीं होगी, वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बल्कि आप उसको पढ़ेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद में 1857 का जो स्ट्रगल है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, है ना, 1857 का, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको 1947 तक जाना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ फॉर जनरल आइडिया। सिविल डिसोबीडियंस आएगा उसमें, महात्मा गांधी ने किस किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज किया पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जो रोल प्ले किया है कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वो सब पढ़ना है। फिर अलग अलग छोटे छोटे इवेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है इन दैट पार्ट, जो कि आपका 1757 के बाद का पोर्शन है। लेकिन हमें जो मेडिवल की टाइमलाइन में जो कुछ पढ़ना है वो 1707 तक पढ़ना है। ठीक है। तो टाइमलाइन आपकी शुरू होगी फ्रॉम 7th सेंचुरी, दैट इज फ्रॉम 700, एंड इट एंड्स अप टिल 1707। ठीक है। ये आपकी यहाँ तक आकर ख़त्म हो जाएगी। चलिए, तो पहला जो मेजर इवेंट है जिसको आपको याद रखना चाहिए वो है 648। 648। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारे इस क्लासिफिकेशन में आ नहीं रहा, ये तो 700 से शुरू होना था ना मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, तो फिर ये 648 क्यों यहाँ पे दे रखा है। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि यहाँ हर्षवर्धन की हो रही है डेथ, जो कि आखिरी इम्पॉर्टेंट किंग है एंशिएंट इंडिया के। ठीक है। एंशिएंट इंडिया के बहुत सारे इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, वो मैं आपको तब बताऊंगी जब हम एंशिएंट इंडिया की टाइमलाइन डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर डेथ हो रही है हर्षवर्धन की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किंग हैं एंशिएंट इंडिया के। कब हो रही है? 648 में डेथ ऑफ हर्षवर्धन। आगे इतनी बात समझ में, हर्ष की डेथ हो रही है। ठीक है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। अब हर्ष का जो कैपिटल था, द कैपिटल ऑफ हर्ष वॉज कन्नौज। यहाँ आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। ये देखिए, ये गंगा रिवर है और गंगा रिवर के इस साइड ये आपका कन्नौज का एरिया है। ठीक है। अब ये जो कन्नौज का एरिया है ये हर्ष का कैपिटल था। उनका जो पूरा एम्पायर है, जो पूरा किंगडम है, उसका जो सेंटर था, जो पावर सारी यूनाइट हो रही थी, वो कहाँ हो रही थी? कन्नौज में हो रही थी। ठीक है। तो कन्नौज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर है, क्योंकि हर्षवर्धन की हो रही है डेथ,
वो जा रहे हैं दुनिया से। और अब ये जो पूरा जो एम्पायर उनका है, उसका सेंटर क्या है, उसका कैपिटल क्या है, कन्नौज। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि 7th से 9th सेंचुरी के बीच में एक ट्रिपार्टीट स्ट्रगल चल रहा है, यानी 3 पार्टियां हैं, 3 दल हैं, 3 यूनिट्स हैं जिनके बीच में स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, कौन सी हैं 3 वो पार्टीज? पहली है पालाज, दूसरे हैं प्रतिहाराज और तीसरे हैं राष्ट्रकूटाज। ठीक है, 3 मेजर पार्टीज जिनके बीच में स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल का पॉइंट क्या है, क्यों चल रहा है इनके बीच में स्ट्रगल? तो स्ट्रगल का पॉइंट, द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन दीज पावर्स वाज एनेक्सेशन ऑफ कन्नौज, यानी कन्नौज को कब्जे में लेना, कन्नौज पर अपना कंट्रोल जमाना। दिस वॉज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द स्ट्रगल बिटवीन दीज 3 पार्टीज स्टार्टेड। ठीक है, अब ये तीनों नाम आपके लिए बहुत नए हैं कि ये हैं क्या, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा। अभी समझ लेते हैं। पहले आपने ये देखा कि ये कन्नौज है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, जो कि कैपिटल है हर्ष का, और उसको कब्जा करने को लेकर के इन तीनों पार्टीज के बीच में, ठीक है, स्ट्रगल चल रही है। अब आ जाओ इधर, देखो हाँ, ये देखो जो आपके प्रतिहाराज हैं वो आपके ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पर ये पावर में है प्रतिहार। ठीक, प्रतिहाराज। ठीक है, ये आपकी स्पेलिंग है। इसके बाद में जो राष्ट्रकूटाज हैं वो आपके डेक्कन में पावरफुल हैं। ठीक है, डेक्कन में पावरफुल है। डेक्कन यानी जो नीचे का एरिया है, जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पर इनका राज है, वहाँ पर ये पावरफुल है। ईस्टर्न इंडिया में देखो, मैं सीधा सीधा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में कौन पावरफुल है इस दौर में? पालाज पावरफुल है। कब की बात कर रहे हैं हम? 7th से 9th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। और 7th से 9th सेंचुरी के बीच में आपका साउथ में राष्ट्रकूटाज है, ईस्ट में पालाज है ना, नॉर्थ में प्रतिहाराज है। अब एक और मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है, जो कि पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, 712 से 714 के बीच में 712 टू 714 एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम हो रहा है। ठीक है, वो ये है कि सिंध का जो रीजन है उसको मोहम्मद बिन कासिम ने कॉन्कर कर लिया है, उसको जीत लिया है, उस पर काबिज हो गए हैं। ठीक है, सिंध कहाँ है? सिंध मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान का रीजन ये वाला है ना, ये पूरा पाकिस्तान का रीजन है। यहाँ पर है सिंध, और सिंध पे कब्जा किसने कर लिया है? सिंध को किसने जीत लिया है? जीतने वाले का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन है? ये जो अरब इन्वेजन्स हो रहे थे सिंध के 7th सेंचुरी में, 7th से 9th सेंचुरी में, उसके अंदर ये उमैयद्स के कमांडर थे। ठीक है, उमैयद्स और अब्बासिद्स ये क्या है? ये जब खैलिफेट रूल जो था सऊदी अरेबिया में, प्रॉफिट मोहम्मद आए, प्रॉफिट मोहम्मद आने के बाद 4 कैलिफ्स बने, ठीक है, खलीफा बने, ठीक है, अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली, एंड आफ्टर दैट मुआविया। ठीक है, इसके बाद में एक फिर आपका अब्बासिड्स और उमैयद्स के बीच में एक तरीके से देयर इज़ अ स्ट्रगल ऑफ पावर। ठीक है, ये 2 अलग अलग पार्टीज़ हैं, ये पूरी एक अलग हिस्ट्री है। आपको सिर्फ इतना समझना है दैट दे वर पार्ट ऑफ दी वी कैन से दी अरेबियन रीजन, है ना। तो ये पावरफुल थे इन द अरब्स, अरेबियन रीजन, और वहाँ से जो उमैयद्स हैं उनके एक कमांडर हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सिंध को अपने कब्जे में ले लेते हैं। डेट है 712 से 714। ठीक, इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा जो हैं वो इनको फर्दर पेनिट्रेट नहीं करने देते इंडिया में। देखिए होता क्या है कि जब भी आप एक जगह एक रूल कंसोलिडेट हो गया, अब वो इससे फर्दर बढ़ेगा। सिंध पे कंसोलिडेट हो गए तो अब आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर आगे और आ जाएंगे, मान लीजिए यहाँ आ गए तो और आगे बढ़ेंगे, तो वो आगे बढ़ते चले जाते। लेकिन वो नहीं बढ़ पाए। क्यों नहीं बढ़ पाए? बिकॉज उन्हें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। कहाँ से? एक तो उन्हें प्रतिहाराज ने रेजिस्ट किया, ठीक है, और दूसरा उन्हें रेजिस्ट किया राष्ट्रकूटाज ने। ठीक है,
कुटाज ने रजिस्ट किया, ठीक है। तो उनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, इस वजह से वो सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो अरब पेनिट्रेशन जो था 7th सेंचुरी में वो कहाँ तक सीमित था, सिंध के रीजन तक सीमित था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए तो अगला जो इम्पोर्टेंट चेंज है, मैंने आपको बताया कि आपका 7th से 9th सेंचुरी के बीच में क्या हो रहा है कि आपके राष्ट्रकूटाज, प्रतिहाराज, पालाज, इनके बीच में स्ट्रगल चल रही है, ठीक है। अब आ जाती है 9th से 12th सेंचुरी। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि कहाँ पर कौन सा इवेंट हो रहा है ना। ठीक, देखिए ये आपका हो गया नॉर्दर्न पोर्शन, ये हो गया ईस्टर्न पोर्शन, नॉर्दर्न पोर्शन, ईस्टर्न पोर्शन, वेस्टर्न पोर्शन और सदर्न पोर्शन, ठीक है। अब देखिए इमर्जेंस ऑफ राजपूत्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब ये वाला भाग, यहाँ पर बहुत सारे राजपूत रूलर्स का क्या हो रहा है, इमर्जेंस हो रहा है, यानी वो आ रहे हैं, नए नए राजपूत रूलर्स इस एरिया में इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, पहला चेंज। दूसरा चेंज जो कि आपका सदर्न इंडिया में हो रहा है, साउथ इंडिया में हो रहा है, यहाँ पर चोलाज आ रहे हैं, इमर्जेंस ऑफ चोलाज विद देयर स्ट्रॉन्ग नेवी, दे पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम ट्रेड एंड डोमिनेटेड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो चोलाज आ रहे हैं कहाँ पर, सदर्न इंडिया में। कौन आ रहे हैं, चोलाज आ रहे हैं, ठीक है। अब इनके पास क्या थी, इनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और ये मैरीटाइम ट्रेड में पार्टिसिपेट करते थे, यानी द ट्रेड थ्रू द ओशंस, जो समुद्री ट्रेड है, समुद्री व्यापार है। अच्छा, और बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल कहाँ है, ये पूरा जो रीजन है दैट इज नोन एज बे ऑफ बंगाल। जो नीचे का पोर्शन है इसको हम इंडियन ओशन कहते हैं और जो इधर का पोर्शन है इसको हम अरेबियन सी कहते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका बे ऑफ बंगाल, लिख लेते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और ये आपका इंडियन ओशन, नीचे का पोर्शन इंडियन ओशन, ये आपका अरेबियन सी, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी से कौन राज कर रहा है, चोलाज, इनके कंट्रोल में है बे ऑफ बंगाल, डोमिनेट कर रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल को। और कुछ हिस्टोरियंस चोलाज को एम्फीबियन एम्पायर भी कहते हैं। एम्फीबियन एम्पायर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो इनकी स्ट्रॉन्ग नेवी है, दूसरा इनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, यानी ये ज़मीन पर भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये समुंदर में भी स्ट्रॉन्ग है। तो एम्फीबियन शब्द जो है ये आपका जब आप साइंस में पढ़ेंगे, देखिए कई प्रकार के होते हैं स्पीशीज़, एम्फीबियन है ना, एक्वाटिक होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। एक्वाटिक मतलब जो पानी में जीवित रह सकें वो होते हैं एक्वाटिक। एक होते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होते हैं जो सिर्फ धरती पे जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और एम्फीबियंस होते हैं जो धरती पर भी जीवित रह सकते हैं और पानी में भी जीवित रह सकते हैं। तो इस वजह से जो आपकी चोला एम्पायर है उसको एम्फीबियन कहा गया, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी है और एक स्ट्रॉन्ग नेवी भी है, ठीक है। अच्छा, अगला जो इम्पोर्टेंट चेंज आ रहा है वो है इमर्जेंस ऑफ गजनविद। गजनविद का इमर्जेंस हो रहा है, गजनविद अब राइज कर रहे हैं, पावर में आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट रूलर है महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। और इनका जो पीक टाइम रहा है वो रहा है 977 से 1030 तक, ठीक है। 977 से लेकर के 1030 तक का जो पीरियड है वो इनका पीक टाइम रहा है गजनविद्स का। इसके बाद में इनका जो इनके फाउंडर थे वो सुबुक्तगिन थे, ठीक है, और उनके बेटे थे महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी मेनली रिस्पॉन्सिबल थे जितनी भी लूट्स हुई हैं या रेड्स हुई हैं इंडिया में उस पीरियड में, उसके लिए। और उन्होंने 17 रेड्स करी इंडिया पे, ठीक है। 17 रेड्स में उन्होंने इंडिया के बहुत सारे रूलर्स को डिफीट किया, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया।